नमस्कार, सत्येंद्र.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। देश में जहां बात बात पर भावनाएं आहत हो रही हैं, उस बीच अब योग गुरु बाबा रामदेव का कार्टून बनाने के मामले में पतंजलि ने 2 कार्टूनिस्ट के खिलाफ उत्तराखंड के कनखल थाने में एफआईआर दर्ज करवा दी है। पतंजलि योगपीठ ने अश्लील कार्टून बनाने का आरोप लगाया है। मामला कार्टूनिस्ट गजेंद्र रावत और हेमंत मालवीय के खिलाफ दर्ज किया गया है। दरअसल शाहरुख खान की फिल्म पठान के गाने में बेशर्म रंग गाने को लेकर विवाद चल रहा है। गाने में दीपिका के कपड़ों के रंग पर सवाल उठाया जा रहा है और फिल्म का बहिष्कार करने की मांग की जा रही है। इस बीच कार्टूनिस्ट हेमंत मालवीय ने इस मुद्दे से जोड़ते हुए योग गुरु बाबा रामदेव और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक कार्टून बनाया जो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसके बाद पतंजलि योगपीठ की ओर से मामला दर्ज कराया गया है। एफआईआर के बाद हेमंत मालवीय ने फेसबुक पर एक भावुक पोस्ट कर इसकी जानकारी दी और कहा कि उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो पतंजलि के वकीलों की फौज से एक वकील कर लड़ पाऊं, इसलिए समर्पण कर दूंगा। उन्होंने कहा कि उनके पिता भी कार्टूनिस्ट थे और वो भी कार्टून के जरिए तीखे सवाल पूछा करते थे। वक्त आपातकाल का भी था, लेकिन फिर भी उस समय कभी किसी ने उन पर मुकदमा नहीं किया। वहीं पतंजलि योगपीठ ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि 2 कार्टूनिस्टों ने सोशल मीडिया पर योग गुरु की छवि खराब करने वाले पोस्टर साझा किए। हालांकि दोनों कलाकारों को गिरफ्तार किया जाना बाकी है, क्योंकि पुलिस अभी भी उनकी तलाश कर रही है। रावत और मालवीय पर भारतीय दंड संहिता की धारा 153A यानी कि धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के तहत मामला दर्ज किया गया है। दुनिया में बढ़ रहे कोरोना के मामलों को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में कोविड नियमों का पालन करने को कहा और कहा कि अगर ऐसा नहीं होता है तो यात्रा को निलंबित कर दिया जाए। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ये चिट्ठी लिखी है। पत्र में लिखा गया है कि राजस्थान के सांसदों पीपी चौधरी, निहाल चंद और देवजी पटेल ने एक पत्र के जरिए भारत जोड़ो यात्रा से फैल रही कोविड महामारी को लेकर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कोविड से राजस्थान और देश को बचाने के संदर्भ में 2 बातों का अनुरोध किया है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा में कोविड दिशा निर्देशों का पालन हो, मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल किया जाए और सिर्फ वैक्सीन लगा चुके लोग ही इस यात्रा में हिस्सा लें। यात्रा में जुड़ने से पहले और उसके बाद लोगों को आइसोलेट किया जाए। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो देश को बचाने के लिए भारत जोड़ो यात्रा को देश हित में स्थगित करना चाहिए। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को कोविड प्रोटोकॉल का हवाला देते हुए स्थगित करने की सलाह के बाद कांग्रेस ने बीजेपी को निशाने पर लिया है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं कि क्या पीएम मोदी ने गुजरात चुनाव में कोविड दिशा निर्देशों का पालन किया था। मुझे लगता है कि मनसुख मंडाविया को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पसंद नहीं है, लेकिन लोग इसे पसंद कर रहे हैं और इससे जुड़ रहे हैं। मंडाविया को लोगों का ध्यान भटकाने के लिए भेजा गया है। वहीं पवन खेड़ा ने कहा कि क्या ऐसा ही पत्र राजस्थान बीजेपी को भेजा गया है जो जन आक्रोश यात्रा निकाल रही है। क्या संसद सत्र स्थगित कर दिया गया है। क्या सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर कोविड प्रोटोकॉल के लिए कोई एडवाइजरी जारी की है। ये मनचाहे चुनाव क्यों, ये निम्न स्तर की राजनीति क्यों हो रही है। बता दें, कोरोना संक्रमण जब चरम पर था तब भी बंगाल में चुनाव हो रहे थे। उस वक्त एक दिन में 2 लाख से अधिक कोरोना संक्रमण के मामले आ रहे थे, लेकिन फिर भी चुनावी सभाएं, चुनावी रैलियां हो रही थी। पीएम मोदी भी हजारों की संख्या में भीड़ को संबोधित कर रहे थे, तब काफी सवाल उठे थे। कोविड संक्रमण के मामलों में उछाल के बीच उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की गई। इस दौरान नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल, जो कोविड पर राष्ट्रीय टास्क फोर्स के प्रमुख भी हैं, उन्होंने कहा कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है और पर्याप्त टेस्ट किए जा रहे हैं। उन्होंने भीड़भाड़ वाले इलाकों में लोगों को मास्क पहनने की सलाह दी। पॉल ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा के दिशा निर्देशों में अभी तक कोई बदलाव नहीं हुआ है। चीन सहित दुनिया के कई देशों में कोविड संक्रमण के मामलों में उछाल के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने आज एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। इसमें अधिकारियों से सतर्क रहने और मामलों पर नजर रखने के लिए कहा गया है। स्वास्थ्य मंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि अभी भी कोरोना खत्म नहीं हुआ है। बैठक के बाद मंडाविया ने ट्वीट कर कहा, कुछ देशों में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए आज विशेषज्ञों और अधिकारियों के साथ स्थिति की समीक्षा की। कोविड अभी खत्म नहीं हुआ है। मैंने सभी संबंधितों को सतर्क रहने और निगरानी मजबूत करने का निर्देश दिया है। हम किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। बता दें, केंद्र सरकार ने कोरोना संक्रमण को लेकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को खत लिखने के बाद बुधवार को बैठक बुलाई थी। चीन से ऐसी रिपोर्टें सामने आ रही हैं कि अस्पताल में बेड भर गए हैं और मुर्दाघरों में शव रखने की जगह भी कम पड़ रही है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और यूपी सरकार के बीच धीरे धीरे रस्साकशी बढ़ रही है। अखिलेश ने 20 दिसंबर से यूपी का दौरा शुरू किया है। इसी क्रम में कानपुर के बाद उन्हें 22 दिसंबर को झांसी में जाना था, लेकिन यूपी सरकार ने 22 दिसंबर को उनके हेलीकॉप्टर को झांसी में उतरने की अनुमति नहीं दी।
अखिलेश अब 26 दिसंबर को झांसी जाएंगे। झांसी सपा जिला अध्यक्ष ने आरोप लगाया है कि प्रशासन ने जानबूझकर अड़ंगा लगाकर प्रोग्राम को बदलने के लिए मजबूर किया। अखिलेश का हेलीकॉप्टर झांसी पुलिस लाइन के हेलीपैड पर उतरना था, लेकिन वहां काम चलने की बात कहकर प्रशासन ने अनुमति नहीं दी। जिला अध्यक्ष का कहना है कि सपा प्रमुख के आने की घोषणा कई दिन पहले की गई थी और प्रशासन के पास सारी जानकारी मौजूद है, इसके बावजूद ये हरकत की गई। तवांग में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई झड़प के मुद्दे पर विपक्षी दलों ने बुधवार को संसद परिसर में प्रदर्शन किया। इसे लेकर संसद के शीतकालीन सत्र में लगातार हंगामा भी हो रहा है। कांग्रेस सहित विपक्षी सांसदों ने इस मुद्दे पर चर्चा न होने के विरोध में सदन से वॉकआउट भी किया। लगातार हंगामे की वजह से कई बार सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा है। विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित विपक्षी दलों के नेता मौजूद रहे। विपक्षी नेताओं ने पूछा है कि प्रधानमंत्री मोदी चीन पर चुप्पी कब तोड़ेंगे। इससे पहले राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि चीन हमारी जमीन पर कब्जा कर रहा है, इस मुद्दे पर हम चर्चा नहीं करेंगे तो और किस मुद्दे पर करेंगे। कांग्रेस ने कहा कि 15 दिनों से संसद का सत्र चल रहा है, देश और जनता के मुद्दे, राष्ट्रीय सुरक्षा, चीनी अतिक्रमण, महंगाई, बेरोजगारी पर सरकार बहस करने से भाग रही है। कांग्रेस ने पूछा है क्या मोदी सरकार देश के 135 करोड़ लोगों के प्रति जवाबदेह नहीं है। संसद में चर्चा करिए ताकि पूरा देश एक साथ चुनौती का मिलकर मुकाबला करे। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कांग्रेस संसदीय दल की बैठक के दौरान कहा कि बार बार चीनी घुसपैठ पर संसद में चर्चा से भाजपा का भागना लोकतंत्र के प्रति उनके अनादर को दिखाता है। ये बीजेपी के इरादों को दिखाता है कि भाजपा देश को एक साथ लाने में अक्षम है। बैठक में पार्टी सांसदों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय चुनौती का सामना करते समय संसद को भरोसे में लेना हमारे देश की परंपरा रही है। उन्होंने कहा, एक बहस कई महत्वपूर्ण सवालों पर प्रकाश डाल सकती है। सोनिया ने मोदी सरकार को निशाने पर लेते हुए पूछा कि चीन क्यों लगातार हम पर हमला करने के लिए तैयार है, इन हमलों को पीछे हटाने के लिए क्या तैयारी की गई है और क्या करने की जरूरत है। चीन को भविष्य की घुसपैठ से रोकने के लिए सरकार की नीति क्या है। सोनिया ने चीन के साथ व्यापार घाटे का जिक्र करते हुए कहा, ये देखते हुए कि चीन के साथ हमारा एक गंभीर व्यापार घाटा है, हम जितना निर्यात करते हैं उससे कहीं अधिक उससे आयात करते हैं, इसको देखते हुए चीन की सैन्य दुश्मनी के लिए कोई आर्थिक प्रतिक्रिया क्यों नहीं है। वैश्विक समुदाय के लिए सरकार की कूटनीतिक पहुंच क्या है। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के साथ सरकार के टकराव को लेकर नरेंद्र मोदी सरकार को निशाने पर लिया और आरोप लगाया कि न्यायपालिका से शक्ति छीनने के लिए सोची समझी कोशिश की जा रही है। सोनिया ने कहा कि न्यायपालिका को अवैध बनाने के लिए एक सुनियोजित प्रयास है। विभिन्न आधारों पर न्यायपालिका पर हमला करने वाले भाषण देने के लिए मंत्रियों और यहां तक कि एक उच्च संवैधानिक प्राधिकरण को रखा गया है। सोनिया ने कहा कि इससे यह बिल्कुल स्पष्ट है, यह सुधार करने के लिए उचित सुझाव देने की कोशिश नहीं है, बल्कि ये जनता की नजरों में न्यायपालिका के कद को कम करने का प्रयास है। बता दें, सोनिया गांधी का यह बयान तब आया है जब सरकार के मंत्री और नेता कॉलेजियम सिस्टम, लंबित मामलों और जजों की छुट्टियों को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं। कानून मंत्री किरेन रिजिजू कॉलेजियम सिस्टम को हटाने की बात कर चुके हैं। उन्होंने इसको अपारदर्शी बताया था। हालांकि बाकी वरिष्ठ वकीलों और कानूनविदों का कहना है कि कॉलेजियम सिस्टम में कमियां हो सकती हैं, लेकिन सरकार के द्वारा जजों की नियुक्ति तो लोकतंत्र को खतरे में डाल देगी और सरकार अपने लोगों को जजों के रूप में नियुक्त करेगी। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस ने पीएम नरेंद्र मोदी को देश का राष्ट्रपिता कहा है। चूंकि देश का राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कहा जाता है, इसलिए उन्होंने बयान में हल्का सा बदलाव कर दिया। इस सप्ताह नागपुर में एक लेखक संघ द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में मंच पर एक बातचीत के दौरान जब उनसे पूछा गया कि महात्मा गांधी क्या हैं, क्योंकि उन्होंने पीएम मोदी को राष्ट्रपिता कहा था, इस पर अमृता फडणवीस ने कहा कि महात्मा गांधी राष्ट्रपिता हैं और मोदी जी नए भारत के राष्ट्रपिता हैं। राष्ट्र के दो पिता हैं, एक इस युग से, एक उस युग से। बता दें, ये पहली बार नहीं है जब उन्होंने नरेंद्र मोदी को देश का राष्ट्रपिता कहा है। इससे पहले 2019 में उन्होंने ट्वीट कर पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई देते हुए कहा था कि हमारे राष्ट्रपिता नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, जो हमें समाज की भलाई के लिए लगातार काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। कर्नाटक महाराष्ट्र सीमा विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। अब बढ़ते तनाव के बीच शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे के नेता संजय राउत ने बुधवार को कहा है, हम कर्नाटक में ऐसे ही घुसेंगे जैसे चीन हमारे देश में घुस गया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता ने कहा, उन्हें इसके लिए किसी की अनुमति की जरूरत नहीं। संजय राउत ने कहा कि जैसे चीन घुसा है वैसे ही हम कर्नाटक में घुसेंगे, हमें किसी की अनुमति की जरूरत नहीं है। हम इसे चर्चा के जरिए सुलझाना चाहते हैं, लेकिन कर्नाटक के मुख्यमंत्री आग भड़का रहे हैं। राउत ने महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, महाराष्ट्र में कमजोर सरकार है और कोई स्टैंड नहीं ले रही है।
बता दें, अभी बीते दिनों महाराष्ट्र के सांसदों को बेलगावी जाने से रोक दिया गया। कुछ शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस नेताओं को हिरासत में भी ले लिया गया था। केंद्रीय मंत्री और अब मध्य प्रदेश भाजपा के बड़े नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक मंत्री गोविंद सिंह राजपूत भ्रष्टाचार के आरोप में घिर गए हैं। मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार में राजस्व और परिवहन महकमे के मंत्री राजपूत को 58 साल की उम्र में ससुराल पक्ष से 50 एकड़ जमीन दान में मिली है। जमीन के पंजीयन में नियम विरुद्ध छूट का आरोप मंत्री पर लगा है। जमीन की कीमत 100 करोड़ रुपए बताई जा रही है। सागर भोपाल रोड पर भापेल गांव में कल्पना सिंघई से 2021 में मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के साले हिमाचल सिंह और करतार सिंह ने करोड़ों की यह जमीन खरीदी और अगले ही साल मंत्री और उनके परिवार को दान कर दी। मंत्री का ससुराल भोपाल से 80 किलोमीटर दूर सागर जिले के गिरहनी गांव में है, लेकिन परिजनों ने अपने गांव को छोड़कर अच्छी खासी दूरी पर यह जमीन खरीदी। सूत्रों के अनुसार मंत्री और उनके परिजनों को ससुराल से दान में मिली जमीन का नए सिरे से पंजीयन कराए जाने के समय मध्य प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1959 की धारा 58 की 3 के अंतर्गत मिलने वाला लाभ दिया गया। ये लाभ गोविंद सिंह राजपूत के परिजनों को मिला है। आरोप लगाया जा रहा है कि गलत तरीके से धारा में लिए गए लाभ की वजह से सरकारी खजाने को पंजीयन से मिलने वाली राशि की हानि हुई। पूरा मामला बेहद सनसनीखेज और चौंकाने वाला है। मामला सामने आते ही कांग्रेस ने राजपूत और भाजपा को घेर लिया है। कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने इस पूरे मामले में राजपूत को घेरते हुए मीडिया से कहा, ऐसी गड़बड़ियां शिवराज सिंह सरकार में ही संभव है। अब 58 साल की उम्र में इनके सालों ने इन्हें जमीन दान में दी है। जिन सालों के पास कुल 100 एकड़ जमीन नहीं है, उन्होंने साल 2021 में खरीदी हुई 50 एकड़ जमीन इन्हें दे दी। ये एहसास कराता है कि शिवराज सिंह ने अपनी सरकार बनाने के लिए लूट की छूट दी थी। उधर कमलनाथ सरकार में मंत्री रहे कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक पीसी शर्मा सवाल उठाते हुए कह रहे हैं, ये अवैध दहेज जैसा मामला है। जो जमीन दान में दी गई है वो रजिस्ट्री से पहले असिंचित थी, बाद में सिंचित हो गई। ये घपला है। इस घपले के जरिए राजस्व विभाग को नुकसान पहुंचाया गया। इस घपले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। जांच के पहले राजपूत को मंत्री पद से हटाना चाहिए। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में सीबीआई की जांच की मांग वाली याचिका को उत्तराखंड हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। लाइव लॉ के मुताबिक जस्टिस संजय कुमार मिश्रा की बेंच ने उत्तराखंड पुलिस की एसआईटी द्वारा की जा रही जांच पर संतोष जताया और सीबीआई जांच की मांग को खारिज किया। बता दें, 19 वर्षीय अंकिता भंडारी की कथित तौर पर सितंबर 2022 में एक पूर्व भाजपा नेता के बेटे पुलकित आर्य और उसके 2 सहयोगियों द्वारा हत्या कर दी गई थी। पुलकित पूर्व भाजपा नेता का बेटा है। हत्या का जो कारण बताया गया कि अंकिता भंडारी ने किसी वीआईपी मेहमान को कथित विशेष सेवाएं देने से इनकार किया। हत्या के बाद रिसोर्ट पर बुलडोजर चला दिया गया, जिस पर अंकिता के पिता ने आरोप लगाया था कि सबूतों को इसके जरिए मिटा दिया गया। याचिका में भी दावा किया गया है कि भाजपा विधायक रेणु बिष्ट ने उस रिसोर्ट को गिराने का आदेश दिया था जहां अंकिता भंडारी काम करती थी। चीन में कोरोना का मौजूदा कहर कब तक रहेगा, इसका अनुमान महामारी विज्ञानियों ने लगाया है। उन्होंने सर्दियों के दौरान देश में वायरस की कम से कम 3 लहरों का अनुमान लगाया है, वो भी 3 महीने के अंदर, यानी अभी से लेकर मार्च तक चीन एक के बाद एक 3 लहरों का सामना कर सकता है। ऐसा महामारी विज्ञानियों ने अनुमान लगाया है। उनका यह अनुमान ऐसे ही नहीं बल्कि कुछ तथ्यों पर आधारित है। एएनआई ने हांगकांग पोस्ट की रिपोर्ट के हवाले से एक खबर दी है। इसके अनुसार हांगकांग पोस्ट ने सरकारी मीडिया में आए चाइनीज सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के मुख्य महामारी विज्ञानी वू जुनियो के बयान के हवाले से कहा है, वर्तमान प्रकोप इस सर्दी में चरम पर होगा और 3 लहरों में चलेगा। रिपोर्ट के अनुसार वू जुनियो ने बीजिंग में एक संवाददाता सम्मेलन में ये टिप्पणी की। वहीं हाल ही में महामारी विशेषज्ञ एरिक फीगलडिंग ने कहा है कि चीन में अस्पताल पूरी तरह से चरमरा गए हैं और अगले 90 दिनों में चीन की 60% से अधिक आबादी के संक्रमित होने और लाखों लोगों की मौत होने की आशंका है। अफ्रीकी देश गाम्बिया में कथित तौर पर भारतीय कफ सिरप से